सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग अगेन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा रहेगा पार्ट 2 जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा। ठीक है, हमने पार्ट 1 उसका अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी हिस्ट्री का, और ये पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ, और ये पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, अभी तक हमने इब्न बतूता और अल बरूनी के बारे में बात कर रहे थे। इब्न बतूता के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे जो हम अभी तक पढ़े थे। ठीक है, तो उसमें बता रखा कि इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा क्या थी। तो जब 14वीं शताब्दी यानी कि 14th सेंचुरी में इब्न बतूता दिल्ली आया था, दिल्ली कब आया था? 14th सेंचुरी में। उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो ईस्ट में चाइना से लेकर वेस्ट में नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ था। ठीक, सॉरी, जैसा कि हमने देखा कि इब्न बतूता ने स्वयं अपने क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्रा की। ठीक है, पवित्र पूजा स्थलों को देखा था, विद्वान लोगों और शासकों के साथ समय बिताया था, कई बार काजी के पद पर भी रहा था। शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का उपभोग किया, जहां अरबी, फारसी, टर्की एंड अदर लैंग्वेज बोलने वाले लोग उनके थॉट्स, उनकी जो भी सूचनाएं रहती थी और उनका उपाख्यानों का आदान प्रदान करते थे। इनमें अपनी धर्मनिष्ठता के लिए प्रसिद्ध लोगों की ऐसी राजाओं जो निर्दयी तथा दयावान दोनों हो सकते थे उनकी की, तथा सामान्य जो पुरुष थे, महिलाएं थी, उनके जीवन की कहानियां सम्मिलित थी। मतलब सब कुछ था यार, जो भी कुछ अपरिचित था और इसे विशेष रूप से रेखांकित किया जाता था। ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि जो श्रोता यानी कि जो सुनने वाला बंदा है अथवा पाठक यानी कि पढ़ने वाला बंदा सुदूर, दूर या फिर सुगम देशों के वृत्तांतों से पूरी तरह प्रभावित हो सके। मतलब कोई भी जो सुने इस कहानी को या फिर पढ़े तो वो उससे अफेक्टेड हो जाए। ठीक है, मानव सिर जैसे गिरदार फल। तो नारियल का वर्णन इब्न बतूता किस प्रकार करता है? ये इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसे कुछ आया था क्वेश्चन कि ये वर्णन किसने किया था। नारियल का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है कि यह वृक्ष स्वरूप से सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक है। ये हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं। इनमें से कोई अंतर नहीं है सिवाय एक अपवाद के कि एक से काष्ठ फल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर। काष्ठ फल मतलब अ, हमारा नारियल की बात करें, कोकोनट की। ठीक, दूसरे से खजूर मिलती है। नारियल के वृक्ष का मानव चल सिर से मेल खाता है। ओके, शांत हो जा, ठीक है। नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है क्योंकि इसमें भी मानो दो आंखें और एक मुंह है, और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है, और इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। पेज से रस्सी बनाते हैं, लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय इनसे जहाज को सिलते हैं। जो हमारे कोकोनट के ऊपर जो रेशा होता है ना, उससे जहाजों को सिलते हैं। बे इससे बर्तनों के लिए रस्सी बनाते हैं। ये सब बताया गया। ठीक, नारियल और पान की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता ने ही बताया था, नारियल और पान के बारे में बात की थी। ठीक, तो इब्न बतूता की कुछ चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों से मिलते हैं जिनसे वह नारियल और पान, दो ऐसी वानस्पतिक उपज जिनसे उसके पाठक पूरी तरह से परिचित थे, मतलब अननोन थे, उनका डेफिनेशन देता है। पान के बारे में क्या बताया देखो, इब्न बतूता द्वारा दिया गया पान का वर्णन देखो। ये है कि पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता और इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। इसे प्रयोग करने की विधि यह है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है। यह जायफल जैसी ही होती है, पर इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक कि इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते, और इन्हें मुंह में रखकर चबाया जाता है। इसके बाद पान की पत्तियों के साथ इन्हें चबाया जाता है, सेम जो आज की डेट में हम खाते पीते हैं जैसे। इब्न बतूता और इंडियन सिटीज। इब्न बतूता ने हमारे जो कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा थी, साधन था और कौशल था, यानी कि स्किल्स थी। ये शहर डेंसली पॉपुलेटेड थे और समृद्ध थे, सिवाय कभी कभी युद्ध और अभियानों से होने वाले विध्वंस के। इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें थीं तथा चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताता है। दौलताबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, में भी कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। उस टाइम पे दिल्ली के बराबर की चुनौती कौन देता था? महाराष्ट्र में जो है ना दौलताबाद, अभी वो देता था। उस टाइम की दिल्ली के बारे में उसने कैसे देखो अभी डिस्क्राइब किया है। तो दिल्ली, जिसे तत्कालीन ग्रंथों में अक्सर दिल्ली के नाम से उद्धत किया गया है, का बड़ा निबंध बतूता करता है कि दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैली घनी जनसंख्या वाला सिटी है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय है। ठीक है, दीवार की चौड़ाई 11 हाथ, एक हाथ लगभग 20 इंच के बराबर है, और इसके भीतर रात्रि के पहरेदार तथा द्वारपालों के कक्ष हैं। प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, तेजपास्ट, घेरेबंदी में काम आने वाली मशीनों के संग्रह के लिए
एक भंडार गृह बने हुए थे। प्राचीर के भीतरी भाग में घुड़सवार पैदल सैनिक शहर के एक ओर से दूसरे छोर तक आते जाते हैं। प्राचीर में खिड़कियां बनी हैं जो शहर की ओर खुलती हैं और इन्हीं खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश अंदर आता है। प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बना हुआ है और ऊपरी भाग ईंटों से। वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली जो प्राचीर था, वो किला था मतलब, तो वो उसका निचला भाग पत्थरों से बना हुआ है, बेस, और उसका अपर पोर्शन ईंटों से। इसमें एक दूसरे के पास पास बनी कई मीनारें हैं। इस शहर के 28 द्वार हैं जिन्हें दरवाजा कहा जाता है, और इनमें से बदायूं दरवाजा सबसे विशाल है, सबसे बड़ा है। मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है, मांडवी अनाज मंडी। गुल दरवाजे की बगल में एक फलों का बगीचा है। इस यानी कि दिल्ली शहर में एक बेहतरीन कब्रगाह है, ग्रेवयार्ड है, जिसमें बनी कब्रों के ऊपर गुम्बद यानी कि वैसे शेप बनाते हैं ना, वो बनाई गई है। और जिन कब्रों पर गुम्बद नहीं है उनमें निश्चित रूप से मेहराब है। कब्रगाह में कंदाकार, चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते हैं और फूल सभी मौसमों में खिले रहते हैं। तुगलकाबाद दिल्ली का एक मेहराब, ये दे रखा है तुगलकाबाद से। घूम के आना तुगलकाबाद फोर्ट। बस्ती, ये उस टाइम का एक स्मार्ट सिटी बनाने की प्लानिंग में था हमारा। अब बताओ आप कौन से तुगलक डायनेस्टी के किस राजा बनाया था? क्या बताते? जीएसटी, एमबीटी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, और हमारा लास्ट था नसीरुद्दीन तुगलक। मतलब किसके टाइम पे बनाया गया था ये? कंप्लीट नहीं हुआ था। तो बताते हैं कि बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद और एक मंदिर होता था। उनमें से कम कुछ में तो नर्तक मतलब सिंगर, डांसर और गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित थे कि यहाँ पे लोग गाना गाएंगे वगैरह वगैरह करेंगे। हालांकि इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी, लेकिन हिस्टोरियन ने इसके वृत्तांत का प्रयोग यह तर्क देने में किया है कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांवों से अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करते थे। इवन बतूता ने पाया कि इंडियन जो एग्रीकल्चर है उसका इतना अधिक उत्पादनकारी होने के कारण मिट्टी का उपजाऊपन था। आपको पता है फर्टिलिटी, हमारी जो प्लेन एरिया है, ठीक, गंगा प्लेन, इंडस प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, तो जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना पॉसिबल करता था। उसने ये भी ध्यान दिया कि सब कॉन्टिनेंट व्यापार और वाणिज्य के अंदर एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था। भारतीय माल की सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया दोनों में बहुत डिमांड थी, जिससे शिल्पकार और वहाँ के जो भी ट्रेडर्स थे उनको काफ़ी प्रॉफिट होता था। ठीक है। इंडियन क्लॉथ्स, विशेष रूप से जो यहाँ का कॉटन था, महीन मलमल, रेशम, जरी और साटन की बहुत डिमांड थी। ठीक। इब्न बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी थीं कि उन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत धनी लोग मतलब पहन सकते थे। बाजार में संगीत के बारे में बताता है कि दौलताबाद में जो सीन देखा उसने कि दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है जिसे ताराबाद कहते हैं। ठीक। ताराबाद क्या है? एक बाजार है जहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन गाना गाते हैं। यह सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक है। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं और प्रत्येक दुकान में एक ऐसा दरवाजा है जो मालिक के मतलब जो भी ऑनर है उसके घर की तरफ खुलता है। मान लो ये शॉप है, इधर एक दरवाजा है जो घर उसका ऑनर का मकान होगा। दुकानों को कॉलोनी कालीनों से सजाया गया और दुकान के मध्य में झूला है जिस पर गायिका बैठती है। वह सभी प्रकार की भव्य वस्तुओं से सजी होती है और उसकी सेविकाएं उसे झूला झुलाती हैं। बाजार के सेंटर में ही एक विशाल गुंबद खड़ा है जिसमें कालीन बिछाए गए हैं और सजाया गया है। इसमें प्रत्येक गुरुवार सुबह को इबादत के बाद, इबादत मतलब भगवान को वो करने के बाद, संगीतकारों के प्रमुख अपने सेवकों और दासों के साथ स्थान ग्रहण करते हैं। गायिकाएं एक के बाद एक झुंडों में उनके समक्ष आकर सूर्यास्त का गीत गाती और नाचती हैं। ठीक है। जिसके पश्चात वे चले जाते हैं। और इस बाजार में इबादत के लिए मस्जिदें भी बनी हुई हैं। हिंदू शासकों में से एक जब भी बाजार से गुजरता था गुंबद में उतर कर आता था और गायिकाएं उसके समक्ष गान प्रस्तुत करती थी। यहाँ तक कि कई मुस्लिम शासक भी ऐसा कर ही करते थे। आपके विचार में इब्न बतूता ने मतलब ठीक है, वो बताता है कि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन का एक डिफरेंट तरीका था कि व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, मोटिवेट करने के लिए बोल सकते हो कि राज्य विशेष उपाय करता था। जैसे कि लगभग सभी जो ट्रेडर्स मार्ग थे उन पर सराय बनाते थे, विश्राम गृह बनाए थे। इब्न बतूता डाक प्रणाली यानी कि पोस्ट ऑफिस बताता है कि कार्यकुशलता देखकर बहुत मतलब वंडर में आ गया कि इससे व्यापारियों के लिए न केवल दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी। ठीक। तो छोटी सूचना मिलती कि माल भेज दो करके माल आ जाता था। डाक प्रणाली इतनी
कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। ठीक। यहाँ पे बताया गया कि एक विचित्र देश। 1440 के दशक में लिखा गया अब्दुल रज्जाक का यात्रा वृतांत संवेगों और अवबोधनों का एक रोचक मिश्रण है। एक ओर केरल में कालीकट बंदरगाह पर उसने जो देखा उसे प्रशंसनीय नहीं माना। यहाँ ऐसे लोग बसे हुए थे जिनकी कल्पना मैंने कभी भी नहीं की थी। इन लोगों को उसने एक विचित्र देश बताया। कालांतर में अपनी भारत यात्रा के दौरान वह मैंगलोर आया था। कौन? ये रज्जाक, अब्दुल रज्जाक। ठीक। और पश्चिमी घाट को पार किया था, वैष्णो घाट, और यहाँ उसने एक मंदिर देखा जिसने उसे प्रशंसा से भर दिया। मैंगलोर से 9 मील के भीतर ही मैंने एक ऐसा पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व में अतुलनीय है। यह वर्गाकार था, जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज, ऊंचाई 5 गज थी, और जो 4 द्वार मंडपों के साथ पूरी तरह से ढले हुए कांसे से ढका हुआ था। ठीक। प्रवेश द्वार के द्वार मंडप सोने की बनी एक मूर्ति थी जो मानव आकृति जैसी एक आदम कद थी। इसकी दोनों आंखों में काले रंग के मणिक इतनी चतुराई से लगाए गए थे कि प्रतीत होता था मानो वह देख सकती हूँ। इस शिल्प और कारीगरी का क्या कहने। ये बताया है अब्दुल रज्जाक ने। अभी इब्न बतूता का चल रहा है घोड़े और पैदल के बारे में। तो डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता इस तरह करता है कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व यानी कि घोड़े वाली डाक व्यवस्था, और जिसे उलूक कहा जाता है, और हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चलित होती थी। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते थे, इसे दावा कहा जाता था, और यह 1 मील का 1/3 होता था। अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता था, जिसके बाहर 3 मंडप होते थे जिनमें लोग कार्य आराम करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ होती थी जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती हैं। जब संदेश वाहक शहर से यात्रा आरंभ करता है तो एक हाथ में पत्थर और दूसरे में घंटियां सहित छड़ लिए वह क्षमता अनुसार तेज भागता है। जब मंडप में बैठे लोग घंटी की आवाज सुनते हैं तो वे तैयार हो जाते हैं। जैसे ही संदेश वाहक उनके पास पहुंचता है, उनमें से एक उससे पत्थर ले लेता है और वह छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता है, जब तक कि वह अगले दावा तक नहीं पहुंच जाता। पत्र के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक यही प्रक्रिया चलती रहती है। यह पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी। मतलब जो जिस स्पीड से घोड़े नहीं भागते थे, उस हिसाब से बता रहे हैं ये लोग इंसान के लिए बताते हैं कि वो लोग वो आपने वो गेम देखा नहीं जिसमें कि चेन लेके एक बंदा भाग रहा है कुछ डिस्टेंस तक, फिर दूसरा बंदा भाग रहा है, फिर तीसरा भाग रहा है, करके कंप्लीट करना होता है। ठीक। और इसका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता था, जिन्हें भारत में बहुत खुरासान के फलों के वर्नियर का है यहाँ पे कुछ दिया हुआ। और अपविकसित पूर्व मतलब कि अनडेवलप्ड ईस्ट। तो जहाँ इब्न बतूता ने हर उस चीज का वर्णन करने का निश्चय किया जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुक किया हो, वहीं बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा वह उसकी सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना और भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक वरीड था। ठीक। विशेष रूप से वे स्थितियां जिन्हें उसने अवसादकारी पाया, उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे निर्णय ले सके जिन्हें वह सही मानता था। सॉरी। बर्नियर का एक ग्रंथ है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक। अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। उसके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों का जो हिस्ट्री है उसको एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया है। वह निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहता था, कंपेयर करता रहता था। मतलब जनरली यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित, मतलब यूरोप को बताता है कि वो टॉप पे है, अच्छा कर रहा है। उसका भारत का चित्रण द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित है, जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है या फिर यूरोप का विपरीत, जैसा कि कुछ हिस्टोरियन डिफाइन करते हैं। उसने जो भिन्नताएं महसूस की थी उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया की निम्न कोटि का अतीत प्रतीत हो। अब बोल सकते हो कि सॉरी सॉरी ये बर्नियर जो था फ्रांसीसी, ये थोड़ा सा इंडिया की इमेज को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव था, जबकि एवन बतूता बहुत बिट पॉजिटिव। ओके चलो। व्यापक गरीबी के बारे में बात करते हैं कि पेलशर्ट नामक एक डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। बर्नियर की ही तरह वह भी लोगों में व्यापक गरीबी देखकर अचंभित था। ठीक। लोग इतनी अधिक तथा दुखद गरीबी में रहते थे
कि इनके जीवन को मात्र नितांत अभाव के घर तथा कठोर कष्ट दुर्भाग्य के आवास के रूप में चित्रित अथवा ठीक प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। राज्य को उत्तरदायी ठहराते हुए वह कहता है कि कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है, यानी कि जो एग्रीकल्चर हमारे किसान है उनको इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है। भूमि स्वामित्व का प्रश्न आता है कि बर्नियर के अनुसार इंडिया और यूरोप के बीच मूल भिन्नता में से एक भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था और उसने जो भी लैंड था उस पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसे ये लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था और इसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। इस प्रकार का अवबोधन बर्नियर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 16th एंड 17th सेंचुरी के अधिकांश ट्रेवलर इस अपने लिखते हैं कि भाई जो भी मुगल एम्परर था वो सारी जमीनों का मालिक होता था और मालिक होने के नाते वो गरीबों से छीन लेता था, ऐसा बता रहे हैं। और जो भी उसके रिच या फिर जो भी उसके अंदर काम कर रहे लोग थे उनको बांट देता था और उनसे काम करवाता था। राजकीय भूस्वामित्व के कारण बर्नियर ये लॉजिक देता है कि भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। एंड इस प्रकार जो भी निजी स्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय, जैसे कि वेस्टर्न यूरोप में होता है, को रोका था, जो भूमि के रखरखाव व बेहतरी के प्रति सजग रहते। इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का असीम उत्पीड़न और समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई, सिवाय जो भी रूलिंग पोर्शन था। गरीब किसान के बारे में दे रखा है कि यहाँ बर्नियर द्वारा ग्रामीण अंचल में गरीबों किसानों के विषय में दिए गए विवरण से एक उदाहरण दिया गया है कि हिंदुस्तान के साम्राज्य के विशाल ग्रामीण अंचलों में से कई केवल रेतीली भूमि या बंजर पर्वत ही है। यहाँ की पर्वत अच्छी नहीं है और इन इलाकों की आबादी भी कम है। यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता है। ठीक, मतलब इतने लोग ही नहीं है। इनमें से कई श्रमिक गवर्नरों द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के फलस्वरूप मर जाते हैं। गरीब लोग जब अपने लोभी स्वामियों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें न केवल जीवन निर्वहन के साधनों से वंचित कर दिया जाता है, बल्कि उन्हें अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता है। हो सकता है उनको दास बना लेते होंगे। ठीक, इस प्रकार ऐसा होता है कि इस अत्यंत निरंकुशता से हताश हो किसान गांव छोड़कर चले जाते हैं। और इस उदाहरण में उसने भी बताया कि बर्नियर राज्य और समाज से संबंधित यूरोप में प्रचलित जो करंट उस टाइम का था विवादों में भाग ले रहा था और उसका ये मतलब प्रयास था कि मुगल कालीन भारत से संबंधित उसका विवरण यूरोप में उन लोगों के लिए एक चेतावनी वार्निंग का काम करेगा जो निजी स्वामित्व की अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक, मतलब किसी गलती से किसी और को सिखाना चाहता था। इसी के विस्तार के रूप में बर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जनसमूह से बना वर्णित करता है, जो एक बहुत अमीर शक्तिशाली शासक वर्ग माइनॉरिटी होते हैं के द्वारा अधीन बनाया जाता है। गरीबों में सबसे गरीब तथा अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नाम मात्र को भी कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। बर्नियर बहुत विश्वास से कहता है कि भारत के मध्य की स्थिति के लोग नहीं है। फिर तो बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा, इसका राजा भिखारी और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर मिनिष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे और इसके खेत झाड़ीदार और घातक दलदल से भरे हुए थे। इसका मात्र एक ही कारण था, जो था राजकीय भूस्वामित्व। ठीक, अभी जो बर्नियर ने जो भी दिया था हमारा वार्निंग यूरोप के लिए, वो क्या था कि उनके राज्य इस प्रकार अच्छी तरह से जुते हुए बसे हुए, इतनी अच्छी तरह से निर्मित, इतने समृद्ध, इतने सुशिष्ट, फलते फूलते नहीं रह जाएंगे जैसा कि हम उन्हें देखते हैं। दूसरी दृष्टि से हमारे शासक अमीर और शक्तिशाली हैं और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी और बेहतर और राजनीतिक ढंग से सेवा हो। वे जल्द ही रेगिस्तान तथा जो निर्जन स्थान है उनके भिखारियों तथा क्रूर लोगों के राजा बनकर रह जाएंगे, जैसे कि वे जिनके विषय में मैंने वर्णन किया है, जो कि मुगल शासक के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। हम उन महान शहरों और नगरों को खराब हवा के कारण ना रहने योग्य अवस्था में पाएंगे तथा विनाश की स्थिति में जिनके जीर्णोद्धार की किसी को चिंता नहीं है। व्यक्त टीले और झाड़ियों अथवा घातक दलदल से भरे हुए खेत, जैसा कि पहले बताया गया, ये सब मिलेगा। अब देखो बंडर की बात यह कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता कि राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। ये सिर्फ बर्नियर बोलता है। फॉर एग्जाम्पल 16th सेंचुरी में अकबर के काल का सरकारी हिस्टोरियन अबुल फजल जो भूमि राजत्व का पारिश्रमिक बताता है। ठीक, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की कई मांग प्रतीत होती हैं, ना कि अपने स्वामित्व वाली।
भूमि पर लगान। ऐसा पॉसिबल है कि यूरोपीय यात्री ऐसी मांगों को लगान मानते थे क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी, लेकिन असल में यह ना तो लगान था और ना ही भूमि कर मतलब कोई ना ही लैंड मतलब लैंड का टैक्स था, बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। अधिक जानकारी के लिए बताएंगे, चैप्टर 8 देखेंगे। बर्नियर के विवरणों ने 18वीं सेंचुरी से पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया, जिसके अनुसार एशिया में जो रूलर था अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपयोग करते थे, जिससे दासता और गरीबी की स्थिति में रखा जाता था। इस लॉजिक का यह बेस था कि सारी भूमि पर राजा का अधिकार होता था, ठीक है, और जो निजी संपत्ति अस्तित्व में ही नहीं थी, ठीक, मतलब कुछ था ही नहीं, सब कुछ राजा का है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़ प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। 19वीं सेंचुरी में कार्ल मार्क्स ने इस थॉट को एशियाई प्रोडक्शन शैली के सिद्धांत के रूप में और आगे बढ़ाया। उसने ये लॉजिक दिया कि भाई भारत में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। इससे एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त यानी कि तथा जो इंटरनली समतावादी ग्रामीण समुदायों से बना था। सॉरी, इन ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था और जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती थी, इनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था और एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। परंतु जैसा कि हम आगे देखेंगे कि ग्रामीण समाज का यह चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था, बल्कि 16th एंड 17th सेंचुरी में ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सोशल एंड इकोनॉमिकल विभेद था। एक ओर जहां बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उच्चाधिकारों का उपभोग करते थे, दूसरी ओर अस्पृश्य मतलब किसान, ठीक, इन दोनों के बीच में एक बड़ा किसान था जो किराए के श्रम का प्रयोग करता था और माल उत्पादन में लगा रहता था। साथ ही अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से ही निर्वहन लायक उत्पादन कर पाते थे। एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई थी। हालांकि मुगल राज्य को निरंकुश रूप देने का तन्मय स्पष्ट है, लेकिन उसके विवरण कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई को इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए वह कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा टैक्स लिया जाता था, ठीक, इसलिए प्रोडक्शन हर जगह माइनस में था। साथ ही यह भी मानता है कि पूरी दुनिया में बहुत बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं इंडिया में आती थी, मतलब मेटल्स, क्योंकि उत्पादों का सोना और चांदी के बदले निर्यात होता था। वह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी के विनिमय से संलग्न था के अस्तित्व को भी रेखांकित करता है। एक डिफरेंट सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के बारे में बताता है कि कौन, अभी तक वर्नियर ही बता रहा है अपना पॉइंट ऑफ व्यू। यह ध्यान देना आवश्यक है कि इस देश के विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग बहुत प्रोडक्टिव है, लाइक बंगाल, ठीक, वगैरह, मिस्र न केवल चावल, मकई तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन है, बल्कि उन अनगिनत वाणिज्यिक वस्तुओं के संदर्भ में जो मिस्र में भी नहीं हुआ जाती, तथा रेशम वगैरह मिलता है, कपास, नील कहीं आगे है। भारत के कई ऐसे भाग भी हैं जहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है और भूमि पर खेती अच्छी होती है, जहाँ एक शिल्पकार जो हालांकि मूल रूप से आलसी होता है आवश्यकता से या किसी अन्य कारण से अपने आप को गलीचों, जरी, कसीदाकारी, कढ़ाई, सोने और चांदी के वस्त्रों तथा विभिन्न प्रकार के रेशम और सूती वस्त्रों जो देश में भी प्रयोग होते हैं वो विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं, फॉरेन में, और उनके निर्माण का काम करने के लिए वो मजबूर हो जाता है, यानी कि बॉन्डेड हो जाता है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व के सभी इस भागों में संचलन के पश्चात सोना और चांदी भारत में आकर कुछ हद तक खो जाता है, ठीक। 17वीं सेंचुरी में क्या हुआ था, जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था, सिटीज में। यह औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोपीय की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। इतने पर भी बर्नियर मुगल कालीन शहरों को सिविर नगर कहता था, ठीक है, मुगल कालीन शहरों को कौन ने कहा था, बर्नियर ने कहा था, क्या, सिविर नगर, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। उसका ये बिलीफ था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे और उसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतनोन्मुख हो जाते थे। उसने ये भी सुझाया कि इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं होती थी और ये राजकीय प्रश्न पर आश्रित रहते थे। यहाँ पे दे रखा है कि राजकीय कारखाने कैसे थे। संभवतः पॉसिबली बर्नियर एकमात्र ऐसा हिस्टोरियन है जो राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली का मतलब जिसने डिस्क्राइब किया है कि कई स्थानों पर बड़े कक्ष दिखाई देते हैं जिन्हें कारखाना अथवा
शिल्पकारों की कार्यशाला कहते हैं। एक कक्ष में कसीदार एक मास्टर के निरीक्षण में व्यस्तता से कार्यरत रहते हैं, एक अन्य में आप सुनारों को देखते हैं, तीसरे में चित्रकार, चौथे में प्रलाक्षा रस का रोगन लगाने वाले, पांचवें में बढ़ई, ठीक, खरादी, दर्जी तथा जूते बनाने वाले, छठे में रेशम जरी तथा महीन मलमल का काम करने वाले। शिल्पकार अपने कारखानों में हर रोज सुबह आते हैं, जहाँ पे पूरे दिन कार्यरत रहते हैं और शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी निश्चित नियमित ढंग से उनका समय बीतता जाता है। कोई भी जीवन की उन स्थितियों में सुधार करने का इच्छुक नहीं है जिनमें वह पैदा हुआ था। आज का भी यही केस है। भूस्वामित्व के प्रश्न की तरह ही एक बर्नियर एक अति सरलीकृत चित्रण प्रस्तुत कर रहा था। ठीक है, वास्तव में सभी प्रकार के जो नगर थे वो अस्तित्व में थे। जो प्रोडक्शन सेंटर था, जो हमारा व्यापारिक नगर था, जो हमारा बंदरगाह यानी कि पोर्ट वाला एरिया था, रिलीजियस प्लेसेस थे, ठीक, तीर्थ स्थान आदि एक्सेट्रा जो भी थे, इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों और व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक रहा है। व्यापारी जो ट्रेडर्स थे अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। वेस्टर्न इंडिया में ऐसे समूह को महाजन कहा जाता है और उनके मुखिया को सेठ। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का समूह प्रातिनिधिक व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर का सेठ कहते थे। अन्य शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग जैसे जो डॉक्टर हैं, हकीम, टीचर, अधिवक्ता यानी कि वकील, ठीक है, संगीतकार वगैरह वगैरह सम्मिलित थे। जहाँ कई राजकीय भ्रष्टे पर आश्रित थे, कई अन्य संरक्षणों या भीड़ भाड़ वाले बाजार में आम लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे। महिलाएं, दासियां और सती और श्रमिक के बारे में बताता है। दासियों के बारे में बता रखा है सबसे पहले इब्न बतूता ने कि यह सम्राट की आदत है हर बड़े या छोटे अमीर के साथ अपने दासों में से एक को रखने की, जो उसके अमीरों की मुखबिरी करता है। वह महिला सफाई कर्मचारियों को भी नियुक्त करता है, जो बिना बताए घर में दाखिल हो जाती है और दासियों के पास जो भी जानकारी होती है वही उन्हें दे देती है। अधिकांश दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। महिलाएं दासियां सती वर्णन की जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े वे सामान्यतः पुरुष थे, जिन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, बाजारों में दास कब किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे, ठीक, और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। तब जब इब्न बतूता सिंध वन की पाकिस्तान पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट और दास खरीदे थे। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास, एक घोड़ा भेंट के रूप में दिया था। ठीक, इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख टके मुद्रा और 200 दास दे दिए थे। इब्न बतूता की डिस्क्राइब करता है कि दासों में काफी विभेद था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थीं। इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ। ठीक, सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और इब्न बतूता ने उनकी सेवाओं को पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से अपरिहार्य कहा पाया। ठीक, मतलब जो महिलाओं को और पुरुषों को जो पालकी जाती है ना ले जाके, उसमें ये दास जाते थे, लेके जाते थे, मतलब इधर दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम होती थी और जो मैक्सिमम फैमिली जो उन्हें रख पाने वाला समर्थ थी, कम से कम एक या दो को तो रखते ही थे। सती बालिका के बारे में यहाँ पे एक वृत्तांत दे रखा है कि यह संभवतः बर्नियर के वृत्तांत के सबसे मर्मी विवरणों में से एक है कि लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा, जिसकी आयु मेरे विचार में 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, कि बली होते हुए देखी। उसे उस भयानक नर की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपनी आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, की सहायता से अनिच्छुक पीड़िता को जबरन घातक स्थल की ओर ले गए। उसे लकड़ियों पर बिठाया, उसके हाथ और पैर बांध दिए ताकि वह भाग न जाए और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। क्या करते थे यार ये लोग। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उनके बाहर कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। ये उसने उस टाइम पर डिस्क्राइब किया। सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों और लेखकों के लिए महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव अक्सर वेस्टर्न तथा पूरी समाज के बीच भिन्नता के एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता था।
इसलिए वंडरफुल बात मतलब वंडर वाली बात नहीं है कि वर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना है। किसने? वर्नियर ने, क्योंकि उसने देखा है ये सती वाला। उसने लिखा, वर्नियर यानी कि वन होती है लेडीज, याद कर सकते हो। उसने लिखा कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गला लगा लेती थी, अन्य को मरने के लिए बाध्य बाध्य किया जाता था, यानी कि फोर्स किया जाता था। लेकिन महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीजों की चारों ओर घूमता था। उनका श्रम, कृषि तथा कृषि के अलावा होने वाला उत्पादन दोनों में इम्पोर्टेंट था। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, यहाँ तक कि कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने भी ले जाती थी। अतः ये असंभव भी लगता है कि महिलाओं को उनके घेरों के खास स्थानों तक परिसीमित कर रखा जाता था। ठीक, तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1। इसमें हमने फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में जाना, उनके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था वो हमने देखा, इंडिया कैसा, उनके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने देखा। इसके बाद हम करेंगे हमारे चैप्टर 2। ठीक, दो तीन इसमें आई थिंक 5 चैप्टर हैं, हम जल्दी सारे खत्म करेंगे और बुक नंबर 3 खत्म करने के बाद हम शुरू करेंगे इंग्लिश। सो कोई भी डाउट हो जस्ट डू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, कमेंट करो या फिर सॉल्व करूंगा यार। सो टिल देन टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।